नमस्कार, भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरण रिजिजू ने वक्फ बोर्ड को नियंत्रित करने वाले कानून में प्रस्तावित संशोधन विधेयक को लोकसभा में पेश किया। बिल में 40 संशोधनों का प्रस्ताव है। सरकार का दावा है कि इन बदलावों के जरिए कानूनों को आधुनिक, लोकतांत्रिक और गरीब मुसलमानों के हितों को ध्यान में रखते हुए बनाने की कोशिश की गई है। वक्फ कानून का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम कर दिया गया। संशोधनों को देखकर इस्लाम के विद्वान मानते हैं कि इन बदलावों का मुस्लिम समुदाय पर दूरगामी असर होगा। तो वहीं सरकार का कहना है कि यह विधेयक हालिया कानून में मौजूद खामियों को दूर करेगा। इसके साथ वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन और संचालन बेहतर तरीके से हो पाएगा। वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार, लाखों लाचार मुस्लिमों पर मार। सरकारी निजी संपत्तियों पर कब्जा, कब तक अत्याचार? कोर्ट में नहीं दे सकते चुनौती, लोकतंत्र में तानाशाही कानून। कानून से ऊपर अधिकार, नहीं सहेगा पीड़ित मुसलमान। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम, हर तबका होगा हिस्सेदार। महिलाओं, पिछड़ों की भागीदारी, वक्फ में बराबरी की बारी। $9.5 लाख एकड़ जमीन, देख रेख के लिए चाहिए कानून। वक्फ बोर्ड पर आरोप, मुट्ठी भर भ्रष्ट ताकतवर लोगों का राज। लाखों एकड़ जमीन पर कब्जा, अवैध अतिक्रमण पर पड़ेगी मार। जज, कलेक्टर, पिछड़ों की भागीदारी, खत्म होगी पुरानी बीमारी। वक्फ कानून संशोधन बिल को केंद्र सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेज दिया है। इस अधिनियम को लोकसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने पेश किया। वक्फ एक्ट को लेकर पेश किए गए संशोधन विधेयक में सरकार ने केंद्रीय और राज्यों के वक्फ बोर्ड में रिटायर्ड जज की नियुक्ति का प्रस्ताव दिया ताकि कामकाज में ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता आ पाए। वक्फ बोर्ड का नाम सुनते ही आम आदमी की समझ में यही आता है कि मुस्लिम धर्म से संबंधित किसी प्रॉपर्टी की बात हो रही है। शायद इसी के चलते हमारे देश के राजनीतिज्ञ इसे संवेदनशील मुद्दा बना देते हैं। वोट बैंक की राजनीति के चलते मुस्लिम धर्म के कल्याण के लिए बनाई गई एक पवित्र संस्था पर मुट्ठी भर भ्रष्ट और ताकतवर लोग राज कर रहे हैं। बता दें कि देश में जितनी सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन एक ऐसी संस्था के पास है जो मुट्ठी भर लोगों के हाथ की कठपुतली बनी हुई है। यही नहीं, तुष्टीकरण नीतियों के चलते यूपीए सरकार के दौरान इस संस्था को ऐसा हथियार मिल गया जिसका ये बेजा इस्तेमाल करने लगे। वक्फ बोर्ड को ऐसा अधिकार मिल गया कि वो किसी भी जमीन को वक्फ की संपत्ति घोषित कर सकती है। और अगर आपकी जमीन पर वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया तो आप न्याय के लिए कोर्ट का सहारा भी नहीं ले सकते। यही नहीं, करीब 9.5 लाख एकड़ जमीन होने के बावजूद वक्फ बोर्ड के पास किसी गरीब मुसलमान की मदद के लिए पैसा नहीं है। इसीलिए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का विरोध करने से पहले मसले से जुड़े तमाम तकनीकी पहलुओं को देखना बेहद जरूरी है। पूरे देश को एक बार ये सोचना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड के कब्जे में मौजूद 9.5 लाख एकड़ जमीन की देखभाल के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। सरकार ने संसद में बताया कि बिल लाने का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर प्रबंधन और संचालन करना है।
शायद यही कारण है कि सरकार ने बिल के नाम में परिवर्तन किया है। संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने लोकसभा में बताया कि अब वक्फ कानून 1995 का नाम बदलकर एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम 1995 हो जाएगा। देश की दरगाहें हैं वो सबसे बड़ी वक्फ की स्टेक होल्डर हैं। ज़्यादातर जितनी वक्फ की प्रॉपर्टी है वो दरगाहों से रिलेटेड है और हम किसी एक ना एक तरीके से इसके विक्टिम रहे हैं। हमें मालूम है क्या ग्राउंड लेवल पर परेशानी आती है और इसी बुनियाद पे हम लोगों ने समय समय पर सरकार को अपना मेमोरेंडम दिया है, पहले भी दे चुके हम, कि वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट किया जाए जिसमें दरगाही कल्चर, दरगाह ट्रेडिशन उसको डिफाइन किया जाए और जो दरगाह का लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है सज्जादा नशीन, उसकी पोजीशन को डिफाइन किया जाए, उसकी राइट्स और उसकी डिग्निटी को इंटैक्ट किया जाए। वक्फ बोर्ड की जो कार्यप्रणाली है उसमें ट्रांसपेरेंसी आना बहुत ज़रूरी है। उनको एक तरह से विलन के रूप में लाके बैठा दिया गया है और प्रॉपर्टी जो वक्फ कर दी जाती है अल्लाह की राह में वो सिर्फ और सिर्फ उसकी इनकम। संशोधन विधेयक में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट, ट्रांसपेरेंसी और एफिशिएंसी का ख्याल रखा गया है। इसके लिए एक सेंट्रल पोर्टल और डेटाबेस का प्रावधान है। अब किसी भी संपत्ति को वक्फ के रूप में दर्ज करने से पहले सभी संबंधितों को उचित नोटिस दिया जाएगा और राजस्व कानूनों के अनुसार एक विस्तृत प्रक्रिया से गुजरना होगा। केंद्र सरकार में मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में बताया कि वक्फ की संपत्तियों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया है। वक्फ बोर्ड का कंप्यूटरीकरण करना चाहिए, म्यूटेशन रेवेन्यू रिकॉर्ड में होना चाहिए। चंद लोगों ने वक्फ बोर्ड पर कब्जा करके रखा हुआ है। 1976 में वक्फ इंक्वायरी रिपोर्ट में बड़ा रिकमेंडेशन आया था। ऑडिट और अकाउंट्स का तरीका प्रॉपर नहीं था, पूरा प्रबंधन होना चाहिए। हमारी डिमांड थी और ये सरकार इसको पेश करी, हम इसका वेलकम कर रहे हैं, बिल्कुल खुले तौर पे वेलकम कर रहे हैं और बाकी बिल हम पढ़ने के बाद में हमारे सजेशन सरकार को देंगे। हमें उम्मीद है कि ये बिल यदि सेलेक्ट कमेटी में जाता है तो हमारे को भी सुना जाएगा, हमारी बात को भी रखा जाएगा। तो वक्फ के सबसे बड़े स्टेक होल्डर हम दरगाहें हैं। हमें मालूम बेसिक प्रॉब्लम क्या आ रही है। हम चाहते हैं अमेंडमेंट, देश की तमाम दरगाह अमेंडमेंट चाहती है। हम चाहते हैं दरगाह बोर्ड बने और दरगाह बोर्ड के अंदर दरगाह की कस्टम ट्रेडिशन डिफाइन हो, इसमें बाकायदा मेंशन होना चाहिए और सज्जादा नशीन जो है जगह जगह जब परेशान होते हैं स्पिरिचुअल लीडर्स, उनकी परेशानियों को दूर किया जाए। वक्फ बोर्ड जो हाकिम बन के बैठ गया है उसके अंदर रिवाइज होना बहुत ज़रूरी है। उनके पावर्स के बारे में बात करनी ज़रूरी है और जो मेंबर्स बनते हैं उसमें सूफी रिप्रेजेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। कुछ स्टेट में शायद है अभी, लेकिन ज़्यादातर नहीं। हम चाहते हैं इसको मैंडेटरी किया जाए। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री के मुताबिक इस बिल के जरिए वही सब किया जा रहा है जो पहले मुस्लिम समाज की ओर से ही डिमांड आई थी। बता दें कि 2009 तक वक्फ बोर्ड के पास 4 लाख एकड़ तक की 3 लाख रजिस्टर्ड वक्फ संपत्तियां थी। महज 13 साल में वक्फ की संपत्ति दोगुनी हो गई। आज की तारीख में वक्फ बोर्ड के पास करीब 8,72,292 से ज्यादा अचल संपत्तियां रजिस्टर्ड, जिनका एरिया करीब 9.4 लाख एकड़। दरअसल 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने 1995 के बेसिक वक्फ एक्ट में संशोधन किया और वक्फ बोर्डों को और ज्यादा अधिकार दे दिया। वक्फ बोर्डों को संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां देने के लिए अधिनियम में संशोधन किया गया, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अब नए कानून में वक्फ कानून 1995 के सेक्शन 40 को हटाया जा रहा है। ऐसे केसेस में अभी बताने वाला हूं कि कितने सालों तक वक्फ बोर्ड में बैठे वाले लोग आपस में तालमेल करके और ट्राइब्यूनल में मैटर दे देते हैं और ट्राइब्यूनल अपने तरीके से या पेंडिंग रख देते हैं या दूसरे तरीके से फैसला देते हैं। इसका चैलेंज आप किसी अदालत में नहीं कर सकते। सर, लोकतंत्र में भारत जैसा महान देश में क्या ऐसा व्यवस्था इतने सालों तक चलना चाहिए? सर, हमारा देश के अंदर में कोई भी कानून, कोई भी स्पेशल लॉ सुपर लॉ नहीं हो सकते हैं। संविधान से ऊपर कोई कानून नहीं हो सकते। लेकिन आप सर इसमें प्रावधान देखिए, इस 1995 का वक्फ एक्ट में ऐसा प्रावधान है जिसका बाकी कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट था। सर, क्या ऐसे कानून हमारे देश में होना चाहिए? इस कानून के तहत वक्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ की संपत्ति घोषित करने का अधिकार था, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि वक्फ बोर्ड किसी की भी संपत्ति पर कब्जा कर लेता है और उसे कोर्ट में चुनौती तक नहीं दी जा सकती। इस कानून के दुरुपयोग के देश में कई उदाहरण हैं।
तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली जिले में 1500 साल पुराने सुंदरेश्वर टेम्पल का उदाहरण रिजिजू ने संसद में दिया। इस गांव का एक आदमी अपनी 1.2 एकड़ प्रॉपर्टी बेचने गया तो उसे बताया गया कि ये वक्फ की जमीन है। पूरे गांव को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया गया। To my knowledge, there was no Muslim here at all. Right from 1940, I know. I came to know about myself and my surroundings. And from 1940, I have not seen any Muslim here. And now Waqf Board is saying so many villages and so many properties belong to them. It is a fake news. We should not accept it. The opposition parties may agree because they want to oppose everything against the ruling government. The ruling government should come up, and I am happy that the matter has been taken to parliament. आज मुस्लिम देशों में महिलाएं प्रधानमंत्री बन रही हैं। भारत में भी मुस्लिम महिलाएं सांसद, विधायक, मंत्री और उपराष्ट्रपति तक बन चुकी हैं, पर वो वक्फ बोर्ड की मेंबर नहीं बन सकती हैं। नए बिल में केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्डों की भूमिका में भी बदलाव किया गया है। अब वक्फ परिषद वक्फ बोर्डों में मुस्लिम महिलाओं और गैर मुसलमानों का प्रतिनिधित्व भी होगा। केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में मुस्लिम और गैर मुस्लिम का उचित प्रतिनिधित्व होगा। केंद्रीय परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं को रखना अनिवार्य होगा। एक केंद्रीय पोर्टल और डेटाबेस के जरिए वक्फ के रजिस्ट्रेशन के तरीके को सुव्यवस्थित किया जाएगा। नए बिल में आगा खानी और बोहरा वक्फ को परिभाषित किया गया है। इस विधेयक में बोहरा और आगा खानियों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड बनाए जाने का प्रस्ताव है। मसौदे में मुस्लिम समुदायों में अन्य पिछड़ा वर्ग, शिया, सुन्नी, बोहरा, आगा खानी को प्रतिनिधित्व दिए जाने का प्रावधान है। बता दें कि मुसलमानों ने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा दान कर इस्लामी कानून के तहत वक्फ बनाया। इस्लामी धर्म गुरुओं का मानना है कि इन संपत्तियों का उपयोग सिर्फ उन धर्मार्थ उद्देश्यों के लिए किया जाना चाहिए जिनके लिए इसे हमारे पूर्वजों ने दान किया था। पर यहाँ तो गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए इतने भारी भरकम बोर्ड के पास पैसे ही नहीं, क्योंकि ताकतवर मुसलमानों ने न केवल बोर्ड पर कब्जा जमाया हुआ है बल्कि वक्फ की जमीनों पर उन्हीं का कब्जा है। जानकारों के मुताबिक नया बिल अगर ढंग से लागू हो सका तो माइनॉरिटी को काफी फायदा होगा। तेलंगाना में 3000 करोड़ से ज्यादा की वक्फ प्रॉपर्टी पर असदुद्दीन ओवैसी का कब्जा है। लिहाजा संशोधन बिल से ऐसे ही लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है। एक्ट कहता है कि 30 सालों से ज्यादा वक्फ की जमीन या दूसरी संपत्ति लीज पर नहीं ली जा सकती, लेकिन इसे फॉलो नहीं किया जा रहा है। साथ ही बदले में वक्फ को बहुत नॉमिनल किराया मिलता है, जबकि नियम से ये रेंट बाजार के हिसाब का होना चाहिए। वो वैसे ही नहीं, कई और मुस्लिम समाज में ताकतवर लोग हैं जो वक्फ की प्रॉपर्टी को सालों से लीज पर लिए हुए हैं। दिल्ली में जमाते उलेमाए हिंद के पास वक्फ की काफी संपत्ति है, लेकिन इसका कोई फायदा न बोर्ड को हो रहा है और न ही वंचित मुसलमानों को। इसी तरह से महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष काजी समीर ने वक्फ की 275 एकड़ पर अतिक्रमण कर रखा है। मूल अधिनियम में वक्फ संपत्तियों के सर्वे के लिए सर्वे कमिश्नरों की नियुक्ति का प्रावधान है, लेकिन संशोधन विधेयक में कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर ही सर्वे कमिश्नर होगा। इससे नीचे पद वाले अधिकारी को जिम्मेदारी नहीं दी जा सकती है। विरोधी इसे धार्मिक मामलों में सरकार का हस्तक्षेप बता रहे हैं। और देश के प्रसिद्ध हिंदू मंदिरों की व्यवस्था भी कई जगहों पर सरकार के अधीन है। दूसरे इतनी बड़ी संपत्ति से कानून और व्यवस्था का सवाल भी खड़ा होता है। ये भी हो सकता है कि जिस जमीन का सर्वे वक्फ बोर्ड कर रही हो, वहाँ किसी दूसरे धर्म का शख्स उस पर हक जता रहा हो। इसीलिए सही यही है कि सरकार का कोई अधिकारी ये सर्वे करे तो बेहतर होगा। वो अधिकारी किसी भी धर्म का हो सकता है। कोर्ट के आदेश पर जब राम जन्मभूमि की जमीन का आर्कियोलॉजिकल सर्वे हो रहा था तो के मोहम्मद ने बड़ी भूमिका निभाई थी। किसी भी हिंदू ने ये मांग नहीं उठाई थी कि राम जन्मभूमि का सर्वे कोई हिंदू ही करे। वैसे भी सरकार मस्जिदों या मुस्लिम धर्म के किसी रीति रिवाज में हस्तक्षेप नहीं कर रही है। मोदी सरकार ने वक्फ बोर्ड एक्ट में बदलाव के लिए संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया। सरकार पहले से जानती थी इस बिल को लेकर सदन में काफी हंगामा होगा। विपक्ष जमकर हंगामा किया तो वहीं सत्ता पक्ष की तरफ से अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल के बारे में विस्तार से बातचीत की। रिजिजू ने तमाम तर्कों और उदाहरणों को देकर बताया कि क्यों इस विधेयक को लाना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को इस मुद्दे पर अपने दोनों बड़े सहयोगी दल यानी कि जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी का भी साथ मिला है। सरकार चाहती तो यह बिल दोनों सदनों से पास करा सकती थी, पर इसके बावजूद संशोधन बिल को जेपीसी कमेटी के पास भेजा गया है। इसकी वजह क्या है, समझिए। अल्पसंख्यक मामलों के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने संसद में वक्फ कानून संशोधन बिल को जेपीसी को भेजने की घोषणा कर दी है।
अब सवाल ये उठता है कि क्या विपक्ष के विरोध के आगे सरकार ने हार मान ली या जेपीसी को भेजने के पीछे भी भारतीय जनता पार्टी की कोई रणनीति है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की पिछले 10 सालों में ये रणनीति रही है कि जो बिल सदन में लाए उसको पास जरूर कराया है। अचानक इस तरह का हृदय परिवर्तन विश्लेषकों को पच नहीं रहा है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल चुका है कि मुस्लिम समुदाय इस बिल में सुधार की जरूरत महसूस कर रहा है। पार्टी चाहती है कि इस बिल पर और बहस हो, क्योंकि जितनी बहस होगी लोग पार्टी के पक्ष में आएंगे। पार्टी चाहती है कि इस बिल की अच्छाइयां आम जनता तक पहुंचे। जेपीसी की जब जब बैठकें होंगी, इस बिल का मीडिया ट्रायल होगा, बिल की छोटी छोटी बातों पर बहस होगी। इस तरह की जितनी चर्चा होगी उतनी ही पार्टी के पास मौका होगा कि वो आम जनता से बीजेपी को सपोर्ट करने को कहे। दूसरी बात, इस बिल को लेकर खूब हिंदू मुसलमान भी होगा। विशेषकर कांग्रेस जो पहले इस बिल का विरोध नहीं करना चाहती थी, उसे भी हिंदुओं के बीच बीजेपी खलनायक घोषित कर सकेगी। जहां अन्य धार्मिक जो मसले हैं, बॉडीज हैं, उनमें कोई गैर बरादरी का नहीं आता है। मान लीजिए वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम को शामिल करने का औचित्य क्या बनता है? और अध्यक्ष महोदय, इतिहास के पन्नों को अगर हम पलटें, अगर आप जिला अधिकारी को सब ताकत दे देंगे, उन इतिहास के पन्नों को मैं नहीं पलटना चाहता हूं कि एक जगह पर एक जिलाधिकारी महोदय ने क्या किया था, उसकी वजह से आज और आने वाली पीढ़ी तक को भी सामना करना पड़ा। भाजपा अपने हताश, निराश, आप तो उस कानून चंद कट्टर समर्थकों के तुष्टीकरण के लिए ये बिल लाने का काम कर रही है। सीएए का विरोध न करके कांग्रेस ने बीजेपी को हिंदू मुस्लिम करने का मौका ही नहीं दिया था, पर इस बार कांग्रेस फंस गई है। उसे अपने सांसदों के दबाव में आना पड़ गया है। बीजेपी इसी का लाभ उठाना चाहती है। वक्फ बोर्ड संशोधन से जुड़े बिल पर विपक्ष ने भी जमकर हंगामा काटा था और इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की मांग की थी। शरद पवार एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा था कि मैं सरकार से अनुरोध करती हूं कि या तो इस विधेयक को पूरी तरह से वापस ले ले या इसे संसद की किसी समिति को भेज दे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी लोकसभा में कई मुद्दों पर जेपीसी की मांग करते रहे हैं और सरकार उनकी मांग से इनकार करती रही है, पर इस बार विपक्ष की ये मांग भी सरकार ने पूरी कर दी है, वो भी राहुल गांधी के डिमांड करने से पहले ही। I request with full humility to this government to either withdraw it, and if they do not want to withdraw it, at least send it to a standing committee or make a committee together of the entire all-party meeting and then do it. Please do not push agendas without consultations. हिंदू एंडोमेंट में जो कर्नाटका और तमिलनाडु में है, वहां कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। और 26 में आर्टिकल 26 का वायोलेशन है। 4 धाम में ये लिखा हुआ वाज़े तौर पर कि सिर्फ हिंदू होगा। बिहार उड़ीसा में भी यही लिखा हुआ है। पंजाब हरियाणा में गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में सिर्फ सिख होगा ओनली। ये उनका अधिकार है, इसको माना गया है। लेकिन मुस्लिम के साथ में यह अन्याय क्यों है? और सुन लीजिए सर, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूं, दुनिया का सबसे पहला वक्फ खाने काबा मक्के में है। क्या हम उसके ऊपर भी सवाल उठाएंगे कि वहां पर भी हमारा कोई हिंदू भाई हो? केंद्र सरकार ने वक्फ अधिनियम 1995 में कई संशोधनों को लेकर अहम बिल संसद में पेश किया। लोकसभा में बहस के बाद इसे संयुक्त संसद समिति को भेजने का ऐलान कर दिया गया। नए बिल में न सिर्फ कलेक्टरों को कुछ अधिकार दिए गए, बल्कि महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। इसके अलावा सबसे अधिक चर्चा बोहरा और आगा खानी मुस्लिमों के लिए एक अलग औकाफ बोर्ड बनाने के प्रस्ताव का है। बोहरा और आगा खानी मुस्लिम वक्फ बोर्ड पर मनमर्जी और संपत्ति हड़पने जैसे गंभीर आरोप लग चुके हैं। ये समुदाय पिछले अरसे से अपने लिए अलग बोर्ड की मांग कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश वक्फ बोर्ड ने साल 2023 में आगा खान शिया इमामी काउंसिल ने आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड आगा खानी मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों को जबरन लेना चाहता है। इसे लेकर दोनों पक्षों में टकराव की स्थिति देखने को मिली थी। जेपीसी एक समिति है, तदर्थ समिति है, जो किसी विशिष्ट मामले की या किसी विधेयक की जांच करने के लिए बनाई जाती है। इसमें सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दल दोनों के सांसद होते हैं और वो जो है अपनी जो जिस बात के लिए जेपीसी बनाई है उस जेपीसी उसमें अपने वो विचार देते हैं और उसकी अध्यक्षता या लोकसभा अध्यक्ष करते हैं या लोकसभा द्वारा नामित अध्यक्ष द्वारा नामित जो व्यक्ति होते हैं वो करते हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो जेपीसी की रिकमेंडेशंस होती है, हालांकि वो सरकार पर मानने के लिए बाध्य नहीं होती, उनका जो नेचर होता है वो सलाह देने का होता है। अब ऐसे केस में जो वक्फ के मामले में जो जेपीसी बनी है वो जेपीसी एक तय समय के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी,
उस रिपोर्ट के बेसिस पर अगर ऐसा लगता है कि बहुमत से कि किसी जितने प्रस्तावित संशोधन है उन संशोधनों में किसी एक बात पर चेंज करने की जरूरत है या कहीं और अमेंडमेंट करने की जरूरत है, तो वो अमेंडमेंट उसमें इनकॉर्पोरेट किए जाएंगे। और नहीं, अगर मान लीजिए ऐसा कुछ संशोधन नहीं दिया जाता तो वो एज इट इज जो है वो लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा और उसके साथ उस पर आगे की कार्यवाही होगी। और अगर लोकसभा में या और राज्यसभा में बहुमत होता है तो वो विधेयक बन जाएगा। बता दें कि करीब ऐसे 30 वक्फ बोर्ड हैं जिनका संचालन राज्य या केंद्र शासित प्रदेश करते हैं। इसमें सबसे बड़ा बदलाव 1995 में किया गया। बोहरा शब्द गुजराती शब्द बोहरू से जुड़ा बताया जाता है। इसका अर्थ व्यापार करना होता है। बोहरा समुदाय के मुस्लिम भी व्यापार से जुड़े होते हैं। ये मुस्लिम तो होते हैं लेकिन आम मुस्लिमों से थोड़े अलग होते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार अकेले गुजरात में बोहरा की जनसंख्या 9,64,000 है। देश में इनकी कुल आबादी 20 लाख से भी ज्यादा बताई जाती है। जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी किसी विधेयक के लिए या किसी विशिष्ट चीज की जांच के लिए बनाई जाती है और उसका जो निर्णय है वो निर्णय लोकसभा के पटल पर रखा जाएगा और लोकसभा के पटल पर रखने के बाद उसके सलाह अगर मानने की मतलब बाध्यता कहीं पर नहीं है कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिकमेंडेशंस है वो बाध्य होगी। लेकिन वक्फ एक्ट के केस में चूंकि ऑलरेडी ये बिल इंट्रोड्यूस हुआ और उसको वहां से सरकार ने जेपीसी के लिए भेजा, तो ये ऑलरेडी एक पेंडिंग बिल है और इसमें निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में जो रिपोर्ट होगी जेपीसी की वो एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट होगी। क्या सजेशंस के साथ आती है या पूरा बिल उसको वापस लेने के लिए कहते हैं, ये एक बात है। पहले भी अगर हम देखें तो बहुत सारे बड़े मुद्दों पर भी जेपीसी का गठन हुआ, कई बार एक्शन भी हुआ और कई बार एक्शन नहीं भी हुआ। केंद्र सरकार को नवंबर-दिसंबर में संसद के अगले सत्र में राज्यसभा में वक्फ संशोधन विधेयक को पारित कराने में कोई कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि तब तक एनडीए के पास राज्यसभा में पर्याप्त संख्या बल होने की उम्मीद है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक के कानून बन जाने पर करोड़ों मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड के अत्याचार से निजात मिलेगी। नए कानून के अमल में आने पर महिलाओं और पीड़ित मुस्लिम समाज को भी वक्फ बोर्ड में भागीदारी मिलेगी।